आशा के घर से बर्फ मांग कर ले आ। पिंकी पड़ोस वाले घर से बर्फ मांगने चली जाती है और कुछ देर बाद पिंकी बर्फ लेकर आती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, आशा की मम्मी ने साफ मना कर दिया है कि वो बार बार बर्फ नहीं देंगी। वो बोल रही है कि उन्हें भी बर्फ की जरूरत होती है और हम हर समय उनसे बर्फ मांगने चले जाते हैं। अब मुझे मत भेजना, मुझे नहीं अच्छा लगता उनके घर से बार बार बर्फ मांगना। जब देखो सुनाती रहती है। तेरे पापा को क्या फर्क पड़ेगा, एक माँ जी है, जब देखो उनके रिश्तेदार आए बैठे रहते हैं, उनके लिए ठंडे शरबत बनाओ। और ये नहीं पता कि बर्फ मांग कर लानी पड़ती है, वो तो हुक्म चला देती हैं। बेटा तू क्या, मैं ही तुझे पड़ोस में नहीं भेजूंगी। हमारी अपनी भी कोई इज्जत है, कोई जरूरत नहीं है मांगने जाने की। जब से पड़ोस वाली आशा की माँ ने बर्फ के लिए सुनाया था, वर्षा ने पिंकी और मोहित को बर्फ लेने जाने के लिए मना कर दिया। रात को जब सब खाना खाने बैठते तो ठंडे पानी की प्यास में गर्म पानी पीकर गुजारा करते। क्या हुआ बहू, आज आशा के घर से बर्फ नहीं मंगवाई? पानी तो बड़ा गर्म है। नहीं माँ जी, अब आशा की मम्मी ने सुनाना शुरू कर दिया है, मैं बच्चों को वहाँ नहीं भेजूंगी। अब आप गर्म पानी पीकर ही गुजारा करो। भरी गर्मी के दिनों में बिना फ्रिज के गुजारा करना अब वर्षा को बहुत ही परेशान कर रहा था। वर्षा का पुराना फ्रिज 2 साल पहले ही पूरी तरह से खराब होकर कबाड़ी को बेचा जा चुका था। इसलिए पिछले साल भी जैसे तैसे सबने बिना फ्रिज के गुजारा किया, पर इस साल तो गर्मी शुरुआत से ही भयंकर पड़ने लगी, तो बिना फ्रिज के गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। दिनेश घरों में पुताई का काम करता था, पर काफी समय से पेंट का काम बहुत कम मिल रहा था। इस कारण वो फ्रिज के लिए पैसे नहीं जोड़ पा रहा था। एक दिन वर्षा बाजार से लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने सामान के दुकान पर पड़ी, जहाँ दुकान के बाहर एक लकड़ी का पुराना फ्रिज रखा हुआ था। वर्षा दुकानदार से बोली, भैया ये लकड़ी का फ्रिज कितने का दोगे? बहन जी 500 रुपए का दूंगा, पर गारंटी कोई नहीं, चले न चले। 500 तो बहुत ज्यादा है भैया, मेरे पास 300 है, अगर 300 में दे दो तो मैं ले लूंगी। ठीक है बहन जी, वैसे भी मेरे तो ये किसी काम का ही नहीं है, ले जाओ। वर्षा दुकानदार को 300 रुपए देती है और वो लकड़ी का फ्रिज घर लेकर आ जाती है। लकड़ी का फ्रिज देखकर उसकी सास और पति दोनों बातें बनाने लगते हैं। अरे बहू, भला ये लकड़ी का फ्रिज भी कोई काम करेगा? बेकार में ही तू पैसे खराब करके आ गई, दुकानदार ने तुझे पागल बना दिया। कल ही 600 रुपए बचा कर दिए थे, उसमें से 300 रुपए तुम इस लकड़ी के फ्रिज पर खराब कराई। तुम तो ये समझ रही हो कि लकड़ी का ये फ्रिज बढ़िया फ्रिज की तरह चलने लगेगा और हमें ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा। अरे बेवकूफ बना दिया उस दुकानदार ने तुम्हें, हैं? वर्षा थोड़ा सा तो चिंता में आ जाती है कि कहीं उसने सचमुच कोई गलती तो नहीं कर दी, पर फिर भी वो उस लकड़ी के फ्रिज को साफ करके उसमें सामान रख देती है। पिंकी और मोहित बार बार फ्रिज को खोलकर देख रहे थे, पर फ्रिज था कि ठंडा हो ही नहीं रहा था। अब तो सचमुच वर्षा भी घबराने लगी। मम्मी, इस फ्रिज में तो पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, कितनी देर का रखा हुआ है? मम्मी, फ्रिज नहीं चल रहा, तुम बेकार ही खरीद कर लाई हो ये फ्रिज, बिल्कुल खराब है ये तो। हे भगवान, मैं तो बहुत मन से ये फ्रिज खरीद कर लाई थी ताकि बच्चों को, माँ जी को, इनको सबको गर्मियों में ठंडा पानी, ठंडी बर्फ मिल सके। मैंने तो इन सब के बारे में अच्छा ही सोचा था, पर मुझे क्या पता था कि ये लकड़ी का फ्रिज सिर्फ नाम का है, एक डिब्बा है जो बढ़िया फ्रिज की तरह नहीं चल सकता। सचमुच मैं भी कितनी पागल हूँ। वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो फ्रिज के दरवाजे को बंद कर देती है। तभी पड़ोसन आशा की माँ आ जाती है और वो लकड़ी के फ्रिज को देखकर जोर से हंसती है। लकड़ी का फ्रिज? वर्षा, जरा इस लकड़ी के फ्रिज की बर्फ तो देना, मैं भी इस्तेमाल करके देखूं। आशा कह रही थी कि तुमने नया फ्रिज खरीदा है, मुझे तो लगा पता नहीं राम जाने कौन सी बढ़िया कंपनी का खरीदा है, पर तुमने तो ये सस्ता सा लकड़ी का फ्रिज। मुझे तो हंसी आ रही है, ये खरीदा है। लाओ, मैं खुद ही फ्रिज में से पानी निकाल लेती हूँ, बहुत प्यास लगी है। आशा की माँ जैसे ही फ्रिज को खोलकर देखती है, वो घबरा जाती है। बाप रे, इतना ठंडा फ्रिज! इसमें तो पानी बर्फ बन गया है, इतना ठंडा फ्रिज है ये, इतना ठंडा तो मेरा भी नहीं रहता। वर्षा देखती है कि लकड़ी का फ्रिज बहुत ठंडा हो गया है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। पिंकी और मोहित खुशी से उछलने लगते हैं। पड़ोसन अपना समूह लेकर वहाँ से जाने लगती है। अरे भाभी जी, बर्फ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं पिंकी और मोहित के हाथ भेज दूंगी। पड़ोसन के जाने के बाद वर्षा सचमुच हैरान थी कि अचानक फ्रिज चलने कैसे लगा। तभी फ्रिज में से एक आवाज आती है, मैं एक जादुई लकड़ी का फ्रिज हूँ, मैं सिर्फ उनके ही काम आता हूँ जिन्हें मेरी जरूरत होती है।
तुम्हें मेरी बहुत जरूरत थी, इसलिए अब मैं हमेशा चालू रहूंगा और मेरी ठंडक हमेशा बनी रहेगी। तुम आराम से अब मेरा उपयोग कर सकते हो। लकड़ी के फ्रिज की बातें सुनकर वर्षा बहुत खुश हो जाती है। फ्रिज के जादू से मिनटों में पानी ठंडा हो जाता था और बर्फ भी जम जाती थी। अब बनाई हुई खाने पीने की चीजें भी खराब नहीं होती थी। वर्षा और उसका परिवार पूरी गर्मियां आराम से उस जादुई फ्रिज का आनंद लेते रहे। साधना, ओ साधना, ये दरवाजे पर क्यों खड़ी है? कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ। ये क्या कर रही है? ये रोटियां किसे दे रही है? माँ जी, ये बेचारी अम्मा बहुत भूखी हैं, इसलिए ये 2 रोटी खाने के लिए दे रही थी। इधर ला ये रोटियां। तेरा बस चले तो एक दिन तू इन गरीब भिखारियों पर पूरा घर ही लुटा देगी। खुद के खाने के लिए रोटी है नहीं, तू इन्हें बांटती फिर रही है। माफ करना अम्मा, मैं आपको खाने का कुछ नहीं दे सकी। कोई बात नहीं बेटी, मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मुझे रोटी ना देना तुम्हारी मजबूरी है। भगवान तुम्हारा भला करे। मैं कितनी मजबूर हूँ। बेचारी अम्मा भूखी थी, फिर भी मैं उन्हें 2 रोटी नहीं खिला सकी। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अम्मा को कुछ पैसे देकर उनकी मदद कर देती। अरे अब अंदर जाकर चूल्हा जला ले, भूख के मारे मेरी आंतें बाहर आ जाएंगी। क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? तेरी बीवी सबसे बड़ी परेशानी की जड़ है। सारा दिन मांगने वालों और भिखारियों के बारे में सोचती रहती है। मैं नजर ना रखूं तो पूरा घर लुटवा देगी ये। देख सुबोध, इसे साफ मना कर दे। अगर इसने एक भी चीज किसी मांगने वाले को दान की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं साधना को समझा दूंगा। अब तुम भी इतना गुस्सा मत करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। सुबोध अपने कमरे में आ जाता है। क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिखाई पड़ रहे हो। कहीं आप भी तो माँ जी की तरह मुझे गलत नहीं समझ रहे? नहीं नहीं साधना, मैं तो काम को लेकर परेशान हो रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा थोड़ी बहुत मजदूरी से कमाई कहाँ से होगी। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर में रसोई समेट कर आती हूँ। काम की चिंता में ये कितने परेशान रहने लगे हैं। काश मैं कुछ कर पाती। अगले दिन सुबोध किसी काम से 2 दिन के लिए दूसरे गांव गया हुआ था। साधना रोजाना की तरह ही खाना बना रही थी। बाबा को भिक्षा दो बेटी, आज महा एकादशी का दिन है। माँ जी, आज बड़ी एकादशी है, साधु बाबा को कुछ खाने का दान कर दूं? तू फिर शुरू हो गई। कितनी बार तुझे मना किया है, मुझे ये फालतू का दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता। तू अपने मायके से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई थी। अपने बेटे की किसी अमीर लड़की से शादी करती तो आज हम भी पैसे वाले होते। बेटी, दान करने और दूसरों की मदद करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये बेफिजूल का पाठ मेरी बहू को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार मना कर दिया। बाबा, हम खुद गरीब हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। माफ करो और यहाँ से जाओ। माँ जी, थोड़ा सा किसी को कुछ देने से आपका क्या बिगड़ जाता? मैं अपने हिस्से की रोटी उन बाबा को दे दूंगी, आप परेशान मत हो। बाबा रुको, ये लो, भोजन थोड़ा है, अगर इससे आपका पेट भर सके तो। बेटी, मैं जानता हूँ तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया है। देखना, बहुत जल्दी तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कर आई ना अपनी मनमानी। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। चल निकल घर से और जाकर रात का भोजन बनाने के लिए पैसे लेकर आ। बड़ी मांगने वालों की सगी बनती है। अब देखती हूँ तेरी मदद करने को कौन आता है। पर माँ जी, मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जाऊंगी? मुझे पैसे कौन देगा? मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला, पर बिना पैसे लिए तू घर वापस नहीं आएगी। साधना रोती हुई घर से निकल पड़ती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। चलते चलते साधना एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अचानक साधना को एक हाथी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो किसी हाथी की आवाज है। आवाज तो उस तालाब में से आ रही है। अरे, ये छोटा हाथी का बच्चा तो दलदल में फंसा हुआ है। रुको, घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें इस तालाब से बाहर निकालती हूँ। मुझे पेड़ की टहनियों को बांधकर रस्सी बनानी होगी। साधना बहुत कोशिशों के बाद हाथी के बच्चे को तालाब के कीचड़ में से बाहर निकालती है। ये बेचारा तो कीचड़ में गंदा हो गया है। इसे इस हाल में अकेला भी नहीं छोड़ सकती। मुझे इसे घर ले जाकर नहलाना होगा। और लगता है ये बहुत भूखा भी है।
चलो मैं तुम्हें अपने घर